तो सॉरी इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों तक एब्सेंट रहा। बहुत से लोग आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, इसकी वजह से बहुत मेरे वीडियोस को मिस कर रहे थे। मैं खुद भी मिस कर रहा था, लेकिन आई वाज सम क्वाइट अनेबल। तो राइट नाउ एज पर योर डिमांड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉरेस्ट अकाउंट। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमएसओ A&E वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 ना सॉरी चैप्टर 9 एंड अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का आर्टिकल 240 टू 297। ये आपका फॉरेस्ट अकाउंट है, फॉरेस्ट अकाउंट। और ये बहुत छोटा है, कंसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि छोटा है, स्मॉल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये जानते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसकी डिमांड की है। कुछ लोग जो बिल्कुल नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैंने ये बताया है। हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। और जैसा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है, हम आर्टिकल 240 से भी शुरू कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे फॉर्म FA 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग घुसेंगे फटाफट, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं कवर करेंगे। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 या तो बुक में होगा या तो PDF में होगा, आप लोग उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में सबसे पहले इस वाले सेक्शन में जाइए और ओपन कीजिए और देखिए कि FA1 क्या कहता है। FA1 कहता है कैश अकाउंट, मतलब कि ये फॉरेस्ट 1 है, ये है कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट इज एज गुड एज कैश बुक। इसमें और PWD वाले कैश बुक में केवल इतना ही अंतर है कि PW का जो कैश बुक CPWA में हम लोग लिखते हैं, उसमें चेक का फिगर एक अलग कॉलम बना होता है, जबकि इस वाले में आप देखेंगे इसके पीछे में ये बना हुआ है पूरे का पूरा FA। इस बुक के पीछे में PW 47 इंडेक्स, इंडेक्स से पहले FA और FA1। FA1 में मैं देख रहा हूं कि डेबिट में पार्टिकुलर रिसीट, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट, आइटम नंबर, वाउचर, पार्टिकुलर डिसबर्समेंट एंड हेड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब जो FA1 का जो आपका कैश अकाउंट लिखा हुआ है, अच्छा आपके पास में जिनके जिनके पास में बुक है वो इस कैश अकाउंट का एक्चुअल फॉर्मेट देखने के लिए पेज नंबर 176 खोल लीजिए और आप देखिएगा कि ये PW डिवीजन का जो CPW अकाउंट्स है वैसा कैश बुक ये नहीं है। आप लोगों ने देखा हाँ या हाँ? आप लोग हाँ प्लीज करते रहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि ये सिंपल है, दो हिस्से में बटा हुआ है, एक तरफ रिसीट वाला है, एक तरफ पेमेंट वाला है, या पेमेंट को डिसबर्समेंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलर टर्म फॉरेस्ट अकाउंट्स के लिए डिसबर्समेंट है, यहाँ पर रिसीट है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये कैश अकाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत खास अंतर नहीं है। इसको एलेबोरेट करने में हम टाइम आगे नहीं लेके जाएंगे। और जो फॉर्म 2 है वो है रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन। हालांकि ये रजिस्टर है, लेकिन इसके बारे में एक खास बात है। वो खास बात ये है कि पूरा का पूरा जो मंथली अकाउंट AG ऑफिस जाता है वो जाता है 5th of second मंथ, समझे कि नहीं यार? फॉलोइंग मंथ, माने अकाउंट्स AG में कब जाएगा? जाएगा 5th of फॉलोइंग मंथ। ठीक है, लेकिन ये जो रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन है ये लास्ट वर्किंग डे या लास्ट डे ऑफ मंथ जाता है, समझे? ये इसके लिए लागू पड़ता है, लास्ट डे ऑफ मंथ या लास्ट वर्किंग डे करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ
जाता है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। हाँ सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है इसको देखने के लिए एक बार आप लोग पॉइंट नंबर 2। एमसीक्यू में क्वेश्चन था कि लास्ट वर्किंग डे के लास्ट मंथ हम लोग डालते हैं, तो आंसर था सर लास्ट वर्किंग डे। लास्ट वर्किंग नहीं होगा। 288 पढ़िए, 288 पढ़िए तो जरा 288 जल्दी पढ़िए, लेट नहीं। A copy of monthly register of check drawn, Article 267, should be submitted to the Accountant General on the last day of each month. And the other accounts mentioned below should be submitted on or before the 5th of month following that to which they relate. That is monthly cash account. इसका मतलब ये है कि FA2 जो है वो लास्ट डे ऑफ मंथ लिखा हुआ है, समझे ना? पर मैं वर्किंग नहीं काटूंगा, क्योंकि लास्ट डे ऑफ मंथ जो है उसका कहने का मतलब लास्ट वर्किंग डे ही है। अगर आपको दोनों ऑप्शन देता है तो आप लास्ट वर्किंग डे ही मारिएगा। जो अगर लास्ट वर्किंग डे आपको गलत करके लास्ट डे ऑफ द मंथ कहेगा वो महामूर्ख है, समझे? क्योंकि ये रेंडर करना है ना। A copy of monthly register of check drawn should be submitted to accountant general। तो सबमिट किया जाएगा, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ कैसे सबमिट करेगा अगर अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस खुला हुआ ही नहीं है तो, है कि नहीं? इसीलिए लास्ट वर्किंग डे ही आप लोग मारिएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये इसका कॉपी जाएगा, ठीक है ना? और बाकी जो भी अकाउंट्स है वो सारे का सारा आपके 5 तक जाएगा, 5th ऑफ फॉलोइंग मंथ। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हर जगह लागू पड़ता है, वो ये कि अगर 5th ऑफ फॉलोइंग मंथ हॉलीडे है तो 6 नहीं होगा, 4 होगा, मतलब बिफोर, समझे? आफ्टर नहीं होगा कभी भी। खैर, हम लोग फिर से आ जाते हैं फॉर्म्स में, और अब हम लोग देखेंगे FA3। FA3 क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। FA3 क्या था? रजिस्टर ऑफ वर्क। अच्छा, आप लोगों को कहीं पर भी रजिस्टर ऑफ वर्क याद आ रहा है PW में? है ना? बताइए। यस सर, है ना? 64। यस सर। हाँ, PW में रजिस्टर ऑफ वर्क कहीं याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, रजिस्टर ऑफ वर्क यहाँ भी उसी काम के लिए है, यहाँ भी उसी काम के लिए है। याद करके हमको बताइए, PW में जो फॉर्म 40 था, CPW फॉर्म 40 यानी रजिस्टर ऑफ वर्क किस काम के लिए था? यस सर। बताइए तो किस काम के लिए था? अलॉटमेंट देखा जाता है कि हर काम का कितना अलॉटमेंट है और क्या क्या काम हुआ है, सैंक्शन देखा जाता है। परफेक्ट, उसी काम के लिए यहाँ भी है, समझे? रजिस्टर ऑफ वर्क का मतलब होता है हमको ये पता करना है कि एक्सेस हो रहा है कि सेविंग हो रहा है। एक्सेस और सेविंग का पता कैसे चलेगा? हमारे पास जितना अलॉटमेंट है उससे ज्यादा खर्च हुआ या कम खर्च हुआ। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है पॉइंट 4। कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिसबर्सर्स लेजर, ठीक है? इसका हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, खास बात, कि ये कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर्स लेजर लिख जरूर रहा है फॉर्म 4। इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि एक ही कॉपी रहेगा और उसी में कॉन्ट्रैक्टर का भी डिटेल लिखा रहेगा और उसमें डिसबर्सर का भी डिटेल लिखा रहेगा। फॉर्मेट सेम है, समझे? फॉर्म सेम नहीं है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर का लेजर अलग बनेगा, फॉर्म वही रहेगा, और डिसबर्सर का लेजर अलग बनेगा। ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था और कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर लेजर एक ही फॉर्म 4 में लिखा हुआ है, FA फॉर्म 4 में। इसका कहीं यही मतलब तो नहीं है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर डिसबर्सर के साथ एंट्री करेंगे? जवाब है नहीं, अलग अलग एंट्री होगी, फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है? और जब आप इसका फॉर्मेट देखेंगे, पीछे में इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है FA4 में। FA4 आपको पेज नंबर 179 में है, और आप 179 देखिए। कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसबर्सर्स लेजर में पहला डेट है, दूसरा कैश बुक का क्रेडिट आइटम नंबर है, तीसरा पार्टिकुलर ऑफ एडवांस मेड है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्टर और डिसबर्सर को कोई एडवांस पेमेंट किया है, चौथा अमाउंट है, पांचवा डेट, छठा कैश बुक आइटम नंबर, सातवां पार्टिकुलर ऑफ एडवांस रिकवर्ड और सातवां अमाउंट, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर्स लेजर में आपको बताया गया है कि आप किसी भी तरह का एडवांस पे करते हैं, एडवांस पेड टू, समझे? कॉन्ट्रैक्टर और डिसबर्सर।
अब हमको एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्टर तो सब लोग जानता है, डिसबर्सर क्या होता है तो बतावेगा जी आप लोग में से, क्या होता है डिसबर्सर? आपने बोलिए वो बोलिए। डीपीडब्ल्यू वाले में बताया था। हाँ, उसमें बताया था आपने कि डिसबर्सर जैसे डीओ भी हो सकता है ना, डीओ वो है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। आपका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है डीएफओ, समझे कि नहीं? उस समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ? सर। और इसके ऊपर होता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर। फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर भी होता है, डिप्टी कंजर्वेटर भी होता है, तो उसको भूल जाइए। और इसके नीचे होता है रेंजर या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, समझे जो बोलिए, फॉरेस्ट रेंजर। और उसके नीचे होता है फॉरेस्टर, समझे? ये है, ये जो डीएफओ देख रहे हैं ना, इसके नीचे जो फॉरेस्ट रेंजर होता है, इन्हीं लोगों को डिसबर्सर का पावर दिया जाता है, ड्रॉइंग का नहीं, डिसबर्सिंग का। ड्रॉ करने का मतलब है चेक साइन करना, डिसबर्स करने का मतलब है मजदूर लोग को पेमेंट करना। तो इन लोग को डिसबर्समेंट के लिए जो भी पैसा दिया जाता है एज एन एडवांस, एडवांस पेड टू डिसबर्सर, वो फॉर्म 4 में दिया जाता है। और ये एक लेजर है। लेजर के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, आज मुझे लोगों ने पूछा था कि लेजर क्या होता है। भैया एक आदमी का एक लेजर होता है। बहुत साधारण से एग्जांपल देते हैं हम। हमने आज अपने बारे में एग्जांपल दिया था कि मैंने घर बनवाया और मैंने रॉड मंगवाया। तो पहली बार जब फर्स्ट ट्रिप रॉड मंगवाया तो 1,10,000 का मंगवाया, तो हमने 1,00,000 पेमेंट किया। उसके बाद में फिर 10,000 का आया, 15,000 का आया, 20,000 का, हमने पेमेंट नहीं किया। फिर जब वो 1,05,000 हो गया तो हमने हमें रिमाइंड करवाया गया कि आप पेमेंट कीजिए, तो हमने फिर से 1,00,000 पेमेंट किया, फिर 5,000 बचा हुआ है। लास्ट में हमें कैसे पता चला कि हमारा कितना है और कितना नहीं है? तो टोटल हमारा डेबिट और टोटल क्रेडिट को जोड़ दिया गया और जो बैलेंस लिखा गया वो एक लेजर, लेजर ऑफ हिमांशु पांडे। तो लेजर का मतलब क्या होता है, आपसे जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी सारी की सारी एंट्री, डेबिट की हो क्रेडिट की हो, डेट वाइज एंट्री और सीरियल नंबर वाइज, समझे? तो यही होता है लेजर। एक कॉन्ट्रैक्टर का एक लेजर, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का दूसरा लेजर, तीसरे कॉन्ट्रैक्टर का तीसरा लेजर। उसी तरीके से एक डिसबर्सर का एक लेजर, दूसरे का दूसरा लेजर, तीसरे का तीसरा लेजर। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन लेजर एक नहीं बनेगा। और एक लेजर जब बनता है तब आप क्या करते हैं, उसका टोटल भी कर सकते हैं मंथ एंड में। तो पहले फॉर्म 8 ही देख लेते हैं। फॉर्म 8 पढ़िए तो क्या है, पढ़िए पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एंट्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिसबर्सर लेजर। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एफए4। यस सर। प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए, जिनके घर में बच्चे हल्ला कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एफए4, क्योंकि ये मंथली बनता है तो पूरे महीने का आप जो टोटल निकालेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, समझे, और बैलेंस। एब्स्ट्रैक्ट नहीं ना होगा जी। देखिए जरा पीछे में आ जाते हैं हम और देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया गया है। एक बार जरा आ जाइए पेज नंबर 182 में, और पेज नंबर 182 में देखिए एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया गया है, तब आराम से समझ जाएंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एंट्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसबर्सर्स लेजर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब मंथ, तो एक महीने का टोटल एंट्री, समझे? और डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री दोनों होगा, डिपार्टमेंटल लेटर और डिपार्टमेंटल क्रेडिटर, समझ गए? इसी को कहा गया एब्स्ट्रैक्ट। तो मुझसे किसी ने पूछा एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक लेजर का मंथ टोटल वाइज एंट्री को एब्स्ट्रैक्ट कहा जाएगा, समझ गए? चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 4 और 8 भाई भाई है, समझे? 4 में जो एंट्री हो रही है उसी का टोटल आप 8 में लेके जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे भाई और भाई देखना पड़ेगा। हमारे पास में क्या बच गया, 5, 6 और 7, समझे? तो अभी तक हमने क्या देखा, 1 देखा कैश बुक, 2 देखा रजिस्टर ऑफ चेक, तीसरा देखा रजिस्टर ऑफ वर्क। ठीक है, अपन इसको मिटाते हैं और अपन आते हैं 5, 6 और 7 में। 8 भी मिटा देते हैं, जगह नहीं है नीचे में 8 के लिए। ठीक है, 5, 6 और 7 में क्या है, 5 है क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट है, समझे? आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये मंथली अकाउंट है, किसका, टीपीडब्ल्यूडी फॉर्म 80, उसके इक्विवेलेंट है, समझे? ये फॉर्म 5 जो है वही वहां पे फॉर्म 80 है, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन मेजर हेड वाइज होता है, आपको पता है ना, एमएसएम एसडीओ वाइज क्लासिफिकेशन, समझे? तो एमएसएम एसडीओ वाइज एब्स्ट्रैक्ट मंथली एब्स्ट्रैक्ट निकलेगा
किसका? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का। वही फॉर्म 5 में लिया जाएगा। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे तो पूछिए। नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं। सर एब्स्ट्रैक्ट दोबारा बताइए ना सर, एक क्लासिफाई एब्स्ट्रैक्ट दोबारा बताइए सर, ये फॉर्म FFI। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है ना, हमारा 15 डिजिट क्लासिफिकेशन है, 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि नहीं? यस सर, सर बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल। क्लासिफाइड एस्पेक्ट है, माने मेजर हेड वाइज। सिंपल मैंने बताया ना आपको, CPWA का फॉर्म 80 मंथ अकाउंट, मंथली अकाउंट देखते हैं अगर आप। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ट्रेनिंग जब चल रही थी ना, तब हमने अपने डिविजन अकाउंट मंगवा करके जिनको में दे रहा था, वो उनको मैंने दिखाया कि आप देखिए अकाउंट कैसा होता है। तो एक बार आप फॉर्म 80 देख लेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि क्लासिफाइड एस्पेक्ट कहते किसको है। खैर नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पूरा मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड वाइज 15 डिजिट पूरा लिखा रहता है। और उसी का एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा मंथ टोटल को समझिएगा। जहां कहीं भी आपको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मिलेगा, आप मंथ टोटल को ही समझिएगा, समझे? तो मेजर हेड वाइज मंथली टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म 5 में लिया जाएगा। क्लियर हुआ कि फिर बताएं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अब फॉर्म 6 में आते हैं, शेड्यूल ऑफ रेमिटेंसेस टू ट्रेजरी। ठीक है, अब चलिए हमको कोई बात याद दिलाइए। शेड्यूल ऑफ रेमिटेंसेस विद ट्रेजरी आपने देखा था CPWA फॉर्म में? यस सर, 51 नंबर का था ना सर वो। वाह, बिल्कुल सही, समझे? तो आपको मुझे एक बार याद दिलाना पड़ेगा कि वहां पे आपने फॉर्म 51 तो देखा था, बिल्कुल सही। मेजर हेड कौन सा ऑपरेट किया था, याद है आपको? मेजर हेड कौन सा ऑपरेट किया था? रेमिटांस होता, रेमिटांस होता 8782 8782 सॉरी 8782 और इसके लिए 103 102 इन ऑपरेट किया था। यस सर। माइनर हेड 102 था कि नहीं था? 100% कंफर्म है कि 87 माइनर हेड 102 ही है। किसका? PWD का, समझे? और फॉरेस्ट का क्या होगा? फॉरेस्ट का होगा 103। 103 एकदम 100% श्योर है, समझे? जिसको चेक करना है अभी तुरंत लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड जाकर के देख लीजिएगा, हम देखेंगे टाइम बर्बाद होगा। तो ये फॉर्म 51 के इक्विवेलेंट है, समझ गए? और लास्ट जो 7 नंबर है, शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर गवर्नमेंट, ये एक यूनिक फॉर्म है जो PWD में ऑपरेट नहीं होता है, समझे? ये इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट का मामला है और फॉरेस्ट को इसमें बहुत काम लगता है। तो शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑब्लिक रेलवे ऑन, अच्छा रिसीट एंड पेमेंट तो लिखना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है? और यहाँ पर लिखते हैं OTR अदर गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो ये आपका 7 हो गया। 8वां मैंने बता दिया, आपको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म इस सीक्वेंस में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब हम इसका लिखेंगे कीवर्ड। कीवर्ड ऐसे लिखेंगे कि तुरंत तुरंत याद हो जाए, ठीक है? तो चलिए हम इसका कीवर्ड लिखते हैं तुरंत याद करने के लिए। एक वर्ड लिखेंगे, कीवर्ड रहेगा, है ना? और उसको आप एक बार देख लेंगे, पूरा फॉर्म याद हो जाएगा, उसी सीक्वेंस में पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो पहला है कैश बुक, ये कीवर्ड है। कीवर्ड में भी 1 वर्ड और मे बी मोर देन 1 वर्ड। दूसरा है चेक रजिस्टर, समझे? और चेक रजिस्टर जब आप देखेंगे ना, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म नंबर जो 6 है वो हो जाएगा रेमिटेंस रजिस्टर, रेमिटेंस शेड्यूल है, सॉरी। सही है या नहीं? सही है सर, सही एकदम सही सर। है ना? तो ये चेक बुक हो गया ना, सॉरी कैश बुक हो गया, ये चेक रजिस्टर, ठीक है ना? ये वर्क रजिस्टर, ठीक है? ये एडवांसेस टू C&D, C&D का मतलब समझ आया? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्टर डिसबर्सर। हाँ, समझे कि नहीं? ये नंबर जो 5 है, ये है आपका मंथली अकाउंट,
समझे? मंथली अकाउंट का मतलब शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, HCA शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, है ना। नंबर 6 बता दिया। नंबर है इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, इंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, मतलब कि आपका ACAG चैप्टर नंबर 5, है ना। और इस तरीके से, और छठा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ FF4, सॉरी 8वां नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसे आपको याद करने में सहूलियत। 8वां नंबर क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ FF4, ठीक है। जी सर। चलिए, अब ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आप लोग 2-4 बार देख लीजिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम 240 से स्टार्ट करते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे MCQs हैं जो मुझे सीधे सीधे याद है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो सावधानी कैशबुक बरतने के लिए होनी चाहिए वहां PW डिवीजन में, वो सावधानी यहाँ भी होनी चाहिए, समझे। इसीलिए इसमें ऐसा कोई तुरंत खा वाली बात नहीं है। चेक रजिस्टर के बारे में एक ही पॉइंट जो स्पेशल था अदर देन PWD, वो यही कि इसको एंड ऑफ द मंथ AG को भेजना है, ठीक है, और बाकी को 5 तारीख तक। इसके अलावा चेक रजिस्टर के बारे में अलग से कोई स्पेशल बात इस पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं कही गई है। वर्क रजिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस टू C&D, तो एडवांस टू C&D में एक पॉइंट है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप C को देते हैं एडवांस, यानी कॉन्ट्रैक्टर को, समझे, इसको कहा जाता है वर्क्स एडवांस, और जब B को देते हैं यानी कि डिस्बर्सर को, तो ये कहा जाता है फॉरेस्ट एडवांस, ठीक है। जबकि आपको याद होगा कि आपने वहां पर यानी कि PWD में वर्क्स एडवांस नहीं देखा था, एडवांस पेमेंट, सिक्योर एडवांस और मोबिलाइजेशन एडवांस देखा था, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? FF4 की। FF4, समझे, FF4 में एडवांस टू C माने कॉन्ट्रैक्टर, समझे, इसको कहा जाता है वर्क एडवांस। क्या कहा जाता है? वर्क एडवांस। और एडवांस टू D माने डिसबर्सर, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट एडवांस, ठीक है। यस सर। यही बात है जो इसमें स्पेशल है, अलग है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है जो PWD वाले में थी और इसमें नहीं हो, तो अलग वाली कोई बात नहीं है ना। अब हम आते हैं नीचे, रेमिटांसेस टू रेमिटांस शेड्यूल, मतलब वही रेमिटांस शेड्यूल वही है, फॉर्म 51 वाला मसला। और इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल क्या रहना पड़ता है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद कीजिए कि जब आपका इंटर डिपार्टमेंट नहीं, इंट्रा डिपार्टमेंटल, यानी एक ही डिपार्टमेंट के दो अलग अलग ऑफिस के बीच में कोई सेटलमेंट होता है, और अकाउंट अगर क्लोज नहीं हुआ तो सेटलमेंट कर सकते हैं, अगर अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। कब? जब एक ही गवर्नमेंट हो और दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट क्लोज होने के बाद सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट ना हो, उदाहरण के तौर पर फॉरेस्ट डिवीजन जो होता है वो राज्य सरकार का होता है और रेलवे केंद्र सरकार की होती है, दोनों सरकारें अलग अलग हैं। ऐसी भी संभावना है कि एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से कुछ लेन देन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि दोनों अलग अलग गवर्नमेंट हैं, उसमें सेटलमेंट अकाउंट क्लोज होने के यानी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद भी होता है। ऐसा आपने ACAG के चैप्टर 5 में पढ़ा है या नहीं? हाँ या ना? बोलिए। पढ़ा सर, है ना? हाँ। और उस समय में आपको इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट में दो तरह का सेटलमेंट मैंने बतलाया है। एक बतलाया है RBI एडवाइस प्रोसीजर और एक बतलाया कैश सेटलमेंट प्रोसीजर। बतलाया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर बताया। इन मामलों में जहां पे फॉर्म 7 आप ऑपरेट कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट, ये कैश सेटलमेंट नहीं है, ये RBI एडवाइस प्रोसीजर है। क्या समझे आप? क्योंकि ये RBI एडवाइस प्रोसीजर है, इसीलिए इसका जो मामला है, समझे, वो बुक ट्रांसफर से सेटल होता है। किससे? BT से, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि अमूमन BT को कैशबुक में जहां नहीं लिया जाता है
फॉरेस्ट के अकाउंट्स में बीटी को कैश बुक में दोनों साइड लिया जाता है सो दैट कैश बुक बैलेंस रह सके। समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, हाँ सर। बैलेंसिंग के लिए सर। बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड लेते हैं। बीटी का मतलब वो है जो कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं। बीटी का मतलब वो है जो आपके अकाउंट आपके डिवीजन में आया ही नहीं है, आपके डिवीजन में नहीं आया, भारी बार सेटल हो गया है, उसके बावजूद उसको आपको कैश बुक में लेना पड़ेगा, दोनों साइड में लेना पड़ेगा सो दैट इट मे बी बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 240 ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो। आर्टिकल 240 लिखता है कि प्रेसिडेंट तय करते हैं एमएसएम को। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में प्रेसिडेंट नहीं लिखा गया, गवर्नर जनरल लिखा गया है। मैं सोचता हूँ वायसराय क्यों नहीं लिख दिया, समझे? और सीएजी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑडिटर जनरल। एक्चुअली आपका जो आपकी जो संस्था है एजी ऑफिस 1858 से शुरू हुई है, समझे कि नहीं? उस समय में गवर्नर जनरल ही हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। वायसराय जो हुए 1861 से शुरू हुए हैं, ये आपको पता है कि नहीं? हेलो, नहीं पता। नहीं पता है? मैं भेज दूंगा एक पीडीएफ मस्त, ठीक है, दृष्टि वाला पीडीएफ है, इतना मस्त है ना, आप देखिएगा ना मन खुश हो जाएगा। कल एक बार कल दिखाते हैं आपको, ठीक है? शेयर पीडीएफ। क्या बोले? सेंड कर। यही ना मामला है, इसमें मिल भी नहीं करेगा। क्या खोजना है हमको? मैन्युअल, MAN, मिला? नहीं मिलेगा, स्क्रीन शेयर करेंगे तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस वीक नहीं है, दिसंबर 12 नहीं, क्योंकि आज ही हम इसको शेयर किए हैं। ठीक है, हाँ, शेयर फाइल ना, गिव स्क्रीन एक्सेस, शेयर योर स्क्रीन। मैं स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्टार्ट नाउ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, देखिएगा हम दिखाते हैं आप लोगों को कुछ बहुत ही मस्त चीज। क्या हमने खोल दिया यार, तो रोटेट करना चाहिए ना। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, ये व्हाट्सएप खुला, अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। आ तो गया। ये देखिए मेन्यू, ये मैनुअल दिखा? आ गया। हेलो, है ना? यस सर। चलिए, पृष्ठभूमि देखिए, महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया। देख रहे हैं आप? जी करेक्ट। सर। ये जी सर, देख रहा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पहली बार क्या पता बोल चला रहे है। हैं? इतना पढ़ने, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद पहली बार ये पता चला है इसका। उस टाइम क्या क्या किसकी जरूरत नहीं मेरे थी सर इसकी। पास मेरे पास आप लोग क्यों आएंगे? देखिए मैं आपको बातें बताता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा पहले। तो ये देख लीजिए, 1858 में स्थापित किया गया है ना, और करेक्ट 1860 करेक्ट। में सेकेंड पॉइंट, 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस समय में जब 1858 में और 1860 में हमारा देश था, उस समय में राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 61 से उनका नाम वायसराय किया गया है, समझे? और गवर्नर जनरल और ऑडिटर जनरल ये दो नाम थे उस समय 1860 में। ठीक है, काफी रोचक है क्लियर ये। हो गया? यस सर। हाँ, जी सर। यही तो बताना चाहते थे। चलिए, स्क्रीन ब्लर आ रहा है ना? ब्लर भी हो रहा है सर ये, और ये घूम भी गई स्क्रीन। हाँ सर। स्क्रीन घूम गई है आपकी, हाँ, राइट साइड घूम गई है स्क्रीन। घूम गई है, अभी ठीक आया? हाँ, अभी ठीक आ गया ना? हाँ। ठीक
1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड थे, समझे? सर एडवर्ड ड्रमंड, समझे? ये अपने थे गवर्नर नहीं, ये थे ऑडिटर जनरल। तो गवर्नर जनरल थे प्रेसिडेंट के रूप में और ऑडिटर जनरल थे आज के सीएजी के रूप में, समझे कि नहीं? तो इसलिए जब आप इसको पढ़िएगा 240 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछने वाले को अपने समझ में नहीं आएगा हम पूछ क्या रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर जनरल बिल्कुल नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। और एमएसएम जो होता है एमएसएम लेवल तक, यानी यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द मेजर एंड माइनर हेड प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑडिटर जनरल को आप सीएजी कह देंगे विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल दैट इज प्रेसिडेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन सिटीजन एक्सपेंडिचर स्टेट आउट इन अपेंडिक्स। यहाँ पे आपने देख लिया और सब हेड डिटेल हेड के बारे में भी लिखा हुआ है। सब हेड डिटेल हेड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, प्रोविंशियल मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि आज स्टेट हो गया, उसमें प्रोविंस हुआ करते थे, समझे? इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट मत लिखिएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो वो मैंने पहले बता दिया है, केवल आपको अपना इतिहास दिखाने के लिए हमने ये खोला था, अदरवाइज इसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन होता है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी बात कि जिन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए मैंने ये पीडीएफ निकाला था, हालांकि मुझे पहले से पता था, तो उसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो सीएजी 1860 में स्थापित हुई है ना, 1861 में, ठीक है, 60 में, सॉरी, ठीक है, 60 में एडवर्ड ड्रमंड बन गए थे। तो 60 के बाद में कितना साल हो गया? 160 हो गया ना, 0 6 6 12 8 1 9 1 10, ठीक? तो समझे कि नहीं? 162 साल हो गए, मतलब इतने साल पूरे हो गए थे इसके सीएजी के, समझे? तो इतने साल पूरे होने पर वो उनको बुलाया गया था और उन्होंने भाषण में कहा कि बाकी संस्थाएं पुरानी होती गई और अपनी प्रासंगिकता खोती चली गई, लेकिन सीएजी एक ऐसी संस्था है जो आज भी अपनी यूटिलिटी को बनाए हुए है, प्रासंगिकता यानी यूटिलिटी को, ठीक है, या कंटेम्परेरीनेस जो भी आप कह सकते हैं इन इंग्लिश। और अगर कोई मुझसे ज्यादा इंग्लिश जानते हैं तो इसको करेक्ट करना चाहेंगे तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करेक्ट करिए। चलिए 241 में कुछ नहीं है, मैंने इसको काट दिया है। 242 रिकवरी ऑन पेमेंट मेड इन कैश शुड बी ट्रीटेड लाइक अदर रेवेन्यू रिसीट एंड सर्विस पेमेंट एज द केस में बी, समझे? बट व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज टू बी एडजस्टेड बाय बुक ट्रांसफर, the transfer should be effected by debiting or crediting the amount involved to book transfer, the entry in the account being supported by full particulars of the transaction and where necessary by the bill or invoice duly accepted by the departmental debit, ठीक है, और by the bill or invoice जो भी लिखा उठ पटांग, इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि अगर 242 अगर आपने बीटी दिया है बुक ट्रांसफर, तो बुक ट्रांसफर भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ में आएगा, समझे? और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को हम लोग पॉपुलरली केडी बोलते हैं, की डॉक्यूमेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग जानते हैं जीएडी ऑफिस में कि नहीं? तो की डॉक्यूमेंट क्या होगा? जी जी, की डॉक्यूमेंट्स जो उससे रिलेटेड में एविडेंस हो, एविडेंस बिल्कुल, बिल होगा, इनवॉइस होगा, जो भी होगा उसका केडी बन जाएगा, ठीक है। 243 में आ जाते हैं। 243 रेलवे के बारे में कहता है, FA7 वाली बात, समझे? कि अगर रेलवे के साथ में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें बीटी सेंट्रल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में होगा, बीटी ट्रांसफर रेलवे के साथ में होगा, बीटी ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस ऑफ, द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये 3 लिए गए हैं। इसमें एक बात जो खास कहा गया वो ये कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 244 में। 244 पढ़िए, इसका मतलब क्या मैंने बतलाया है। मान लीजिए कि ये पलामू का टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व, समझे? और ये हजारीबाग का टाइगर रिजर्व है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, समझे? नेशनल पार्क, ये दोनों फॉरेस्ट है, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व और हजारीबाग नेशनल पार्क। इस जंगल का, इस जंगल से क्या लेना देना, तो लेना देना है, जरा बताइए तो हमको। काहे को कोई ट्रांजैक्शन करेगा? अब कहिएगा कि इस जंगल से बाकी का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना, क्या नहीं लेना देना रहेगा। एक टाइगर रिजर्व एक राज्य से अधिक राज्य में भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनका कुछ हिस्सा यूपी में है, काहे नहीं होगा, समझे? ऐसे भी हो सकता है किसके बीच से रेलवे की पटरी जा रही हो और इनको फॉरेस्ट का क्लियरेंस चाहिए, काहे नहीं होगा। लेकिन एक जंगल का दूसरे जंगल से कोई लेना देना नहीं है। 244 में कह रहा है कि
इंटर डिविजनल ट्रांसफर को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है अनलेस स्पेशल ऑर्डर इज प्रोवाइडेड। क्लियर है? हाँ या ना? जी सर। ठीक है, 245 में आते हैं। देखिए आप देखिएगा कि इसमें जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत स्पेशल लग रहा है, चलिए यार क्या है कैसे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आराम से आप लोग समझ जाएंगे। 245 में कह रहा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एडी हैव डिक्लेयर्ड अ डिवीजन एट द क्लर्क सर्कल एज अ यूनिट ऑफ पर्पस। अच्छा हाँ, ये भी बताता हूँ, ये भी सुन लीजिए, 245 भी इंपॉर्टेंट है। 245 क्या कहता है कि पीडब्ल्यू डिवीजन जो है ना, इसमें पीडब्ल्यू डिवीजन की बात नहीं कही गई है, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। पीडब्ल्यू का जो अकाउंट्स आता है ना वो WM1 में आता है, सो WM2 में आता है। मैंने आपको बताया कि मैं था 287 डिवीजन थे और 287 अकाउंट्स थे, समझे कि नहीं? मैंने आज तक वहां पे सर्कल के लेवल पे या जोन के लेवल पे एक भी अकाउंट को रिसीव नहीं किया है, लेकिन मैंने फॉरेस्ट के जो मेरे सेक्शन के बगल में था, फॉरेस्ट के डबल को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के अलावा कुछ कंजर्वेटर भी अपना अकाउंट भेजते हैं। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, DFO डिवीजन लेवल हो गया, समझे, और कंजर्वेटर सर्कल लेवल हो गया, समझे। अब यह देखिए दोनों में अंतर है। PWD केवल डिवीजन के लेवल पे अपना अकाउंट बनाता है, क्यों? क्योंकि डिवीजन के लेवल पे ये खर्च करने का इसको पावर है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट में डिवीजन लेवल पे भी खर्च हो सकता है और कंजर्वेटर यानी कि सर्कल लेवल पे भी खर्च हो सकता है। तो वही यहाँ कह रहा है आर्टिकल 245 में, क्या कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कुछ सर्कल को एज ए यूनिट ऑफ पर्पस फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ फॉरेस्ट, एडजस्टमेंट में बी मेड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, वहां पे भी एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट यूनिट के लिए, thus in cases where the unit is in the division, adjustment may be made between different division, where the unit is circle, adjustment may be made between division in different circles. These adjustments may be made monthly or annually as may be found convenient. समझे कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने स्पेशली को प्रिस्क्राइब किया है तो डिवीजन के बीच में भी हो सकता है और डिवीजन सर्कल के बीच में भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और ऐसे किसी भी डिवीजन को मंथली या एन्युअली या जब भी कन्वीनियंट हो हम लोग करते हैं। इसका मतलब इसमें ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। जानकारी की बात यही है कि केवल डिवीजन अकाउंट रेंडर नहीं करता, सर्कल भी करता है अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, और गवर्नमेंट ऐसा करती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर 246, चार्जेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट टूल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। यहाँ भी एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बतलाता हूँ क्या है। 246 पे आते हैं, ठीक है, तो 246 को पढ़िए, तब तक मैं मिटाता हूँ, पढ़िए। Charges on account of general service like establishment, livestock, stores, and tools and plants should be classified under appropriate subhead under the minor head, establishment or conservancy and works as the case may be, and save as provided below. No attempt should be made ordinarily to include. यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको, हाँ रुकिए, पहले मैं एक और बात बता दूं जो प्रैक्टिकल बात है। पहला प्रैक्टिकल बात मैंने क्या बतलाया कि केवल पीडब्ल्यूडी के मामले में केवल डिवीजन का अकाउंट आता है, सर्कल का अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि सर्कल खर्च नहीं कर सकती है। फॉरेस्ट के मामले में सर्कल का भी आता है, पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट के डिवीजन का भी आता है। ठीक है, दूसरे बात में पीडब्ल्यू डिवीजन में केवल वर्क्स का अकाउंट आता है, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं। तो कहिए एस्टेब्लिशमेंट में खर्च होता है उसका अकाउंट कहाँ से आता है? एस्टेब्लिशमेंट का अकाउंट ट्रेजरी के माध्यम से आता है, जबकि फॉरेस्ट में डिवीजन वर्क का भी अकाउंट भेजती है और एस्टेब्लिशमेंट का भी अकाउंट भेजती है। तो वहां पे जो फॉरेस्ट सेक्शन है हमारे एजी ऑफिस का, वो वर्क के अकाउंट को भी ऑपरेट करता है, देखता है, और फॉरेस्ट के अकाउंट को भी देखता है। तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, वर्क के अकाउंट को भी देखता है और एस्टेब्लिशमेंट के भी अकाउंट को देखता है, और हर जगह वो अपनी कमी बेसी खोजता है जैसा कि प्रोविजन किया गया है। तो जब आप खर्च करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, लाइव स्टॉक पे, स्टोर्स पे, टूल्स एंड प्लांट्स पे, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है अप्रोप्रिएट सबहेड अंडर माइनर हेड एस्टेब्लिशमेंट और कंजर्वेंसी एंड वर्क। तो एस्टेब्लिशमेंट एक माइनर हेड है, समझे कि नहीं? एस्टेब्लिशमेंट एक माइनर हेड है, एमएच, छोटा वाला एमएच, समझे। और दूसरा माइनर हेड कौन सा है? इसके अंदर में बहुत सारे सबहेड होते हैं। सबहेड में एस्टेब्लिशमेंट होगा, टूल्स एंड प्लांट्स होगा, कंजर्वेंसी एंड वर्क्स एंड वर्क्स। एक खास बात है जिसके लिए यहाँ पे इसको लिखा गया है। देखिए 246
246 कह रहा है कि आपका चार्जेज ऑन अकाउंट ऑफ जनरल सर्विस लाइक एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि स्टाफ को अगर आप सैलरी दे रहे हैं, समझे, स्टाफ की सैलरी, तो आपको इसमें एस्टेब्लिशमेंट के माइनर हेड में अंडर प्रॉपर सबेट खर्च करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप 247 जाएंगे, 247 का लास्ट लाइन आप पढ़िए तो लिखा हुआ है कि नहीं, पहले पहला लाइन पढ़िए, पे एंड अलाउंस ऑफ सच टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट, पढ़िए जरा पहला लाइन। Pay and allowances of such a temporary establishment as is employed upon the actual execution as distinct from the general supervision of a specific work or upon the subordinate supervision of departmental labor, stores and machinery in connection with such a work should be debited to the appropriate subhead under conservancy and works and not under establishment. ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको एमसीक्यू जनरेट करेगा और फंसाएगा, समझे। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट है, समझे कि नहीं, और टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट कब होगा, जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयड अपॉन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए एम्प्लॉय किया गया है एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जनरल सुपरविजन, जो कि जनरल सुपरविजन से इसको डिस्टिंक्ट किया गया, एकदम अलग अलग किया गया है, समझे कि नहीं, or of a special work or upon the subordinate supervision of departmental labor, stores and machinery in connection with such a work should be debited to appropriate conservancy and works, समझे। ये टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो कंजर्वेंसी एंड वर्क्स डेबिट होता है, डेबिटेड टू, समझे, कंजर्वेंसी एंड वर्क्स और नॉट एस्टेब्लिशमेंट। माइनर हेड एस्टेब्लिशमेंट को डेबिट नहीं होता है। ये वाला टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट वाला जो है आपको एमसीक्यू में पूछेगा, निश्चित पूछेगा, समझे। मेरा गेस है, समझ लीजिए 1 साल का, और आप इसको लिखकर तैयार रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि माइनर हेड कहाँ पे इसको बुक करना है। क्लियर है? हेलो जी सर। चलिए 248 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आ रहे थे 249 रेमिटेंसेस पे लेकर के, और रेमिटेंसेस के लिए आपके पास जो फॉर्म था वो था FA6, था कि नहीं था? जी, है ना। तो रेमिटेंस में और क्या है जो मैंने आपको नहीं बताया है वो हम देख लेते हैं। कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको सिंपली मैंने बताया कि रेमिटेंस के लिए 8782 मेजर हेड, सब मेजर हेड 00 और 103 माइनर हेड होता है, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरेस्ट रेमिटेंस, ठीक है। चलिए और पढ़ लेते हैं। All sums paid into the treasury by departmental officer or on the account should be debited to forest remittance irrespective of whether remittance is made in cash or by a check. Simple. Similarly, the value of all checks drawn should be credited to forest remittance irrespective. Simple यही है, समझे। इसमें 103 में आपको क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है डेबिट करेंगे किसको, चालान को, समझे, और क्रेडिट करेंगे किसको, चेक्स को। ये नहीं लिखा हुआ जी? हेलो जी सर, ये लिखा हुआ है कि नहीं। इसको समझने के लिए कैसे हमको आपको बताया गया, याद है आपको बताया था, कैशबुक को देख लीजिएगा, कैशबुक का उल्टा कर दीजिएगा, है ना। कैशबुक में यहाँ पर रिसीट था और यहाँ पेमेंट था, है कि नहीं। आपने यहाँ पर 1 लाख का पेमेंट किया था, ठीक है, 1 लाख हुआ ना जी, आज को सुनना, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया था, रिकवरी कर ली थी। रिकवरी में 2500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट काट लिया था, 2500 का TDS काट लिया था, 1000 का लेबर सेस काटा था, चेक काटा था, वो काटा था 94,000 का, 94,000 का चेक था, समझे। रिसीट साइड में ये डेबिट साइड में था और ये क्रेडिट साइड में था। तो अभी बताइए, चेक है 8782 का जब अकाउंट बनेगा तो उसके रिवर्स में जाएगा, आया ना। सेटलमेंट के टाइम जाएगा सर। जब भी सेटलमेंट का जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल 8782 का खाली फॉर्म 77, वहां पर फॉर्म 77, यहाँ पे फॉर्म 6, FA6 बनाइए ना जी, सिंपल उसी में चल जाएगा। सेटलमेंट करने की जरूरत क्या है, आपका कैश अकाउंट FA1 है, समझे, तो उसका काउंटर एंट्री आपको FA6 में करना पड़ेगा। तो जो FA1 में डेबिट एंट्री में जाएगा वो FA6 में क्रेडिट में जाएगा, सिंपल। इसको मैंने कितनी बार बताया, आज फिर बता करके इसको मैंने रिवाइज कर दिया है। ये एक दूसरा MCQ बनेगा, समझे कि नहीं। और इस MCQ में भी लोग क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देंगे, माइनस क्रेडिट कर देंगे, माइनस डेबिट कर देंगे, ये सब नहीं करना है।
चेक हमेशा, तो याद कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको, सुन लीजिए। सी फॉर चेक, और चालान को आप मत याद कीजिएगा, आप इसको याद कीजिएगा, किसको, रेमिटेंस को, ठीक है। रेमिटेंस, तो रेमिट किया जाता है, ठीक है। तो डेबिट रेमिटेंस और क्रेडिट चेक, CCDR, ऐसे याद कर लीजिए, समझे। चलिए अब आ जाते हैं फॉरेस्ट एडवांसेस। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, फॉरेस्ट एडवांसेस के बारे में क्या बताया है कि दो तरह का एडवांस होता है, एडवांस टू डिस्बर्सर, एडवांस टू डिसबर्सर, हाँ, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, पॉइंट बी है ना। डिसबर्सर के एडवांस को फॉरेस्ट एडवांस कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के एडवांस को वर्क एडवांस कहते हैं। क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 251 में जब आप पढ़िएगा, जब हम कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देते हैं ना, समझे कि नहीं, तो वो जो डेबिट होता है वो कंजर्वेंसी और वर्क माइनर रेट पे डेबिट होता है। 251 पढ़िए, 251 पढ़िए तो फटाफट माइनर रेट पढ़िएगा, खास माइनर रेट पे ध्यान रखिएगा। पढ़िए पढ़िए, 251 ना सर। पढ़िए ना। Advance to contractors, supplier, laborers made in connection with the execution of work under the orders of competent authority should be debited in the accounts of the officer making the advance to the head works advance subordinate to the minor head conservancy and works. The entry being supported by an acknowledgement by the payee. बस बस बस, समझे। तो हमको इतना ही बताना था आपको, समझे। एक तो हो गया डिसबर्सर का, समझे, एक हो गया कॉन्ट्रैक्टर का। पहले कौन सा था? डिसबर्सर का था, तो दूसरा था कॉन्ट्रैक्टर का। डिसबर्सर वाले एडवांस को कहा गया फॉरेस्ट एडवांस, समझे, और कंजर्वेटर वाले एडवांस को कहा गया वर्क एडवांस, समझे। इसमें कहा गया फॉरेस्ट एडवांस जब आप देते हैं, समझे कि नहीं, तो इसका कोई मेजर हेड नहीं बताया गया। क्यों नहीं मेजर हेड बताया गया है? इसलिए क्योंकि ये आप अपने ही स्टाफ को दे रहे हैं। जब ये आपको वाउचर ला करके देगा तब उसको आप कंसर्न मेजर हेड में बुक करेंगे, लेकिन इसका माइनर हेड बताया गया है। इसका माइनर हेड है कंजर्वेंसी एंड वर्क। इसका एमएच क्या है? देखिए, स्मॉल एम का मतलब माइनर समझिएगा, मेजर हेड हमको लिखना होगा तो हम कैपिटल एम लिखेंगे, समझे। इसका माइनर हेड है कंजर्वेंसी एंड वर्क, समझे। तो ये आपको एगो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्क एडवांस को किस माइनर हेड में बुक किया जाता है, समझे। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देंगे तो जो पेई होगा, माने जो पाएगा, समझे, वो एक्नॉलेजमेंट देगा। ये तो कोई आपस का बात है नहीं, बहुत साधारण सी बात है। हाँ, 252 इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट कहता है कि डिवीजन ने अपने एसडीओ को एडवांस दिया, समझे, सब डिविजनल ऑफिसर को। इसको दिया एसडीओ को, समझे। अब एडीओ को मान के कि 5,000 रुपए का एडवांस दिया, ठीक है, 5,000 रुपए। अब इस 5,000 में ये 2,000 रुपए का एडवांस दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को, समझे। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इसको कहते हैं पेटी एडवांस। क्या कहते हैं? ठीक है। इस केस में ये जो 2,000 का एडवांस है, वर्क एडवांस गिनाएगा कि फॉरेस्ट एडवांस ही रहेगा? क्या होगा जरा बताइए तो। बोलिए जल्दी। सर लेबर को दे रहे हैं तो वर्क में होगा ना सर? नहीं भैया, आपको फॉरेस्ट एडवांस ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लेबर को दिया है इसने, किसने दिया? सब डिवीजन ने, समझे। सब डिवीजन ने दिया है लेबर को, तो उसका वो मास्टर रोल में उसका एंट्री लेगा ना जी। मास्टर रोल में एंट्री ले करके जब हमको वाउचर सबमिट करेगा तब उसको फाइनल एड में बुक कर देंगे। वर्क एडवांस की तरह काहे गिनेंगे? हम उसको वर्क एक्सपेंडिचर की तरह गिनेंगे when paid and voucher submitted by sub divisional officer, समझे। यही तो लिखा हुआ है 252 में, पेटी एडवांसेस। चलो 252 पढ़िए तो जरा, इन्होंने कहा है वही 252 पढ़ेगा, पढ़िए जरा। Petty advances to laborers which are made by a subordinate out of his own interest or advance and allowed to be treated as part of the cash balance with him should not, however, be accounted for as work advance. Yeah, it will be treated as forest advance, समझ गए।
आया ना? इसे समझ गए हेलो, सर, चलिए फिर समझ गए सर। अब आते हैं जी। हाँ, अब आते हैं जी में, रिकवरीज ऑफ सर्विस पेमेंट। ठीक है, रिकवरीज ऑफ सर्विस पेमेंट जो है वो ए और बी में है। ए क्या कहता है, इफ मेड बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। बी क्या कहता है, इफ मेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर। ठीक है, रिकवरी कर रहे हैं, सर्विस पेमेंट की रिकवरी, वर्क की रिकवरी नहीं है। मतलब कि आपने अपने स्टाफ को कुछ अलाउंसेस दिए हैं, मे बी ट्रेवलिंग अलाउंस, मे बी समथिंग, समझे, उसकी अगर आप रिकवरी कर रहे हैं अकाउंट क्लोज होने से पहले और अकाउंट क्लोज होने के बाद। उसके देखिए, अकाउंट क्लोज होने के पहले दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन द रिकवरी, हम किससे बात करें, 253 की, है ना? 253 में हम है, तो वीडियो देखने वाले अगर कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 253 आप लोग जो अगर बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, बुक सामने रखिए प्रभु, आउट कीजिए, उसके बाद बुक में पढ़िए एक बार कि क्या है। सब कुछ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, समझे? बुक खोलिए फिर हम यहाँ क्लियर करेंगे, सो दैट रीडिंग एंड वॉचिंग वीडियो में भी कंटिन्यू सिमिल्टेनियसली एक साथ चलना चाहिए। नाउ हम लोग देख रहे हैं रिकवरीज ऑफ सर्विस पेमेंट, नॉट वर्क पेमेंट। अपने स्टाफ को हमने तनख्वाह दिया, अलाउंसेस दिया, हो सकता है हमने ज्यादा दे दिया, उसकी रिकवरी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज होने से पहले। When the recovery is in adjustment of an overcharge on account of pay and traveling allowances and is made by deduction from a bill debited to the same detail head, the net amount only should be debited to that head. समझे कि नहीं? तब अपन क्या करेंगे कि केवल नेट अमाउंट डेबिट करेंगे, समझे? अगर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तब ओनली नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है? नेट अमाउंट डेबिट करने का मतलब ये है कि जब अब रिकवरी कर रहे हैं ना जी, रिकवरी में तो आप डेबिट नहीं करते, क्रेडिट करते हैं। तो होता क्या है कि आपने अगर मान लीजिए 40,000 रुपया किसी को दिया और इसमें से 2,000 की रिकवरी कर ली, समझे? रिकवरी करेंगे तो क्या करेंगे आप, 38,000 डेबिट कर देंगे, समझे? ये है नेट अमाउंट डेबिटेड। कब, जब ईयर क्लोज नहीं हुआ तब। सेकंड केस में अगर छोड़ दिया जाए सैलरी को यानी पे और ट्रैवलिंग अलाउंस को छोड़ दिया जाए, इन ऑल अदर केसेस द अमाउंट रिकवर्ड will be entered initially in the accounts as an item of receipt under recoveries of service payment। ठीक है, but in the accounts rendered to the accountant general। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको शुरुआत में, इन ऑल अदर केसेस, कौन सा केस को छोड़ के, पे अगर छोड़ दें, ट्रैवलिंग अलाउंस पीए अगर छोड़ दें, तो सभी पेमेंट की, सर्विस पेमेंट की रिकवरी में इनिशियली उसको कहां अकाउंट फॉर करते हैं, रिकवरी ऑफ सर्विस पेमेंट। लेकिन जब एज बट इन the accounts rendered to AG, the amount should appear as a minus entry under the subhead to which it was debited originally। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको अदर मामलों में रिकवरी ऑफ सर्विस पेमेंट में पहले एंट्री करते हैं और जब आप अकाउंट एडी को रेंडर करेंगे तब उसको माइनस एंट्री करेंगे। हालांकि मैं सच बताऊं, ये वाला मामला मुझे समझ में आया, लेकिन वन वाला मामला हमको समझ में नहीं आया कि द ओनली नेट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू दैट हेड, डिटेल हेड, द नेट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू दैट हेड। ये कैसे होगा? नेट अमाउंट शुड बी डेबिटेड, क्या माइनस एंट्री करने के लिए कह रहा है? मुझे भी ये लग रहा है सर, मुझे भी ये लग रहा है कि पहले माइनस करा होगा तभी तो नेट आया होगा सर। तब वही ना कह रहे हैं, तो ये नेट अमाउंट शुड बी डेबिटेड का मतलब माइनस 2,000 करने को कह रहा होगा, ठीक है? पर डेबिट करने के लिए कह रहा है का मतलब क्या हुआ, माइनस डेबिट। डेबिट तो पहले हुआ था, अब तो माइनस डेबिट ना हुआ जी। हाँ, तो माइनस डेबिट हो गया तो फिर वो नेट कर देगा ना सर। ठीक है, दो साइड यही कह रहा होगा। लेकिन अब सेकंड केस में अगर अकाउंट क्लोज हो गया हो, द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ मिसलेनियस रिवेन्यू, और मिसलेनियस रिवेन्यू का जो मेजर हेड है वो 75 है, समझे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो शायद कम इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट इज नॉट क्लोज, और दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विस पेमेंट कर दिया, ओवर पेमेंट, समझे? और सर्विस का ओवर पेमेंट किया है और अब आप रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है? और कब अकाउंट क्लोज हो गया है, अकाउंट क्लोज, समझे? अब उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? कर तो लेंगे पर उसको कहां डालेंगे, 0075 में, मिसलेनियस रिवेन्यू में। तो आपके इसमें मिसलेनियस रिवेन्यू लिखा तो है लेकिन मेजर रेट नहीं दिया गया है।
मेजर हेड मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए 0075। सर पहले वाले केस में ना नेट अमाउंट जो होता है, जो पेएबल है वो हाँ। डेबिटेड होता है। तो मान लीजिए ठीक कि है 1 लाख सैलरी बना और 80,000 नेट है, तो 80,000 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। मुझे जहाँ तक समझ में। और यहाँ तो रिकवरी करने के लिए कह रहे हैं जी। मान लीजिए कि जून महीना में आपको 1 लाख रुपए पेमेंट किया, समझे, और अगस्त महीने में उसको होश आया कि नहीं 1 लाख रुपए में 5,000 ज्यादा पेमेंट हो गया था, 95,000 ही पेमेंट करना था, समझे, तो अबरी कैसे उसका एंट्री दिखाएगा, सो बतलाइए। सर नेट कैसे आएगी फिर, क्योंकि वो नेट तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि पहले तो घटाना ही पड़ेगा ना। वही तो हम भी कह रहे हैं। सर इसमें 2 केस है। एक, जब अकाउंट ऑफ ईयर ओपन है तो उसमें जब करना है पे और ट्रेवलिंग अलाउंस से, तो उसमें क्या होगा कि नेट अमाउंट पेएबल जो होगा उससे डेबिट हो जाएगा। और अदर केसेस में, दूसरे केसेस में क्या होगा, आइटम ऑफ रिसिप्ट अंडर रिकवरी ऑफ सर्विस पेमेंट एंड शोन इन अकाउंट रेंडर टू एजी एज माइनस एक्सपेंडिचर इन सब हेड कंसर्न। ठीक है, चलिए अगला जो लाइन है अदर रिकवरी 254, समझे। अदर रिकवरी में क्या कह रहा है, अदर रिकवरी में कह रहा है कि पेबिल, अदर रिकवरी फ्रॉम पेबिल एक्सेट्रा शुड बी रिकॉर्डेड एज पर्टेनिंग टू प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। अदर केस में भी बट सच रिकवरी एज आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रोविडेंट फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई वाला जो होता है फंड, समझे, शुड बी क्लासिफाइड एज द हेड बुक ट्रांसफर सेंट्रल। तो मैंने पहले बताया था कि वो बुक ट्रांसफर से ही एडजस्ट होता है, बीटी से, आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर, ठीक है। इन द सेम वे एज रिकवरी related to another provincial government should be taken to the head book transfer government of। इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। दम है 255 में, ये बहुत ही दमदार चीज है। 255 को पढ़िए, इसको लेकर के आज हमें थोड़ा सा समझाने में मशक्कत करनी पड़ी। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ, 255 को समझनी पड़ी, ठीक है। इसको समझने के लिए कोई भी 8443 मेजर हेड एक बार खोल करके देखिएगा, हम ही खोल देते हैं, देख लीजिए 8443 का मेजर हेड, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, और कोई एक आदमी पढ़ना शुरू कीजिए ताकि सुनने वाले बोर ना हो जाए। 255 earnest money deposits which are paid under the rules of government by contractors or purchasers of forest produce direct into a treasury or sub-treasury should be treated as revenue deposit and not as forest remittances. Such deposits should not appear in the accounts of the officer of forest department. Similarly, earnest money deposits which are received initially by a forest officer but remitted subsequently to the treasury as such should also be dealt with in the treasury account as revenue deposit. Note: earnest money deposits which are tendered at auction, held at outlying stations and received by forest officer under the rules of government may be accounted for in the forest department account as revenue deposit if this course is considered more convenient by the government. Under this arrangement, रुकिए, इसका समझ में आया? जी सर, इसमें डायरेक्ट अगर फॉरेस्ट ऑफिसर को अगर मिलता है इसका ऑप्शन का अमाउंट, तो उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर को अगर मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकाउंट को, यही तो बात है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझे, यही तो बात है। देखिए पन्ना खोल रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ बात होगा, कुछ ज्यादा हो गया। 425 में जाते हैं। हाँ बोलिए सर, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होगा ना, जो टेंडरर्स बाय इंटेंडिंग टेंडरर्स, पहले तो रेवेन्यू डिपॉजिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। और अगर आउटलाइंग लेइंग स्टेशन दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन्हें पहले तो रेवेन्यू डिपॉजिट किया जाएगा, लेकिन जब उसको रेमिट किया जाएगा ट्रेजरी में तो फॉरेस्ट रेमिटेंस कहा जाएगा, यही है ना। ये देखिए नहीं ऐसे नहीं। अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, है ना? हाँ दिख रहा है। इसका जरा पहले आप पढ़िए 109 माइनर हेड। 109 माइनर हेड क्या है? फॉरेस्ट डिपॉजिट। वेरी गुड। और 101 माइनर हेड क्या है? रेवेन्यू डिपॉजिट। तो तमाम दूसरे मामलों में 109 ऑपरेट करेंगे, ठीक है, लेकिन इस वाले मामले में हम माइनर हेड 101 ऑपरेट करेंगे।
101। देखिए जरा, यही टर्म है रेवेन्यू डिपॉजिट, सेम टर्म है, देखिए जरा। Revenue and 109 forest deposit. है कि नहीं? Yes sir. है ना? यही वो इम्पोर्टेंट मसला था जो अगर आप नहीं देखते तो आप इसका जो मन चाहे तो मतलब निकालते रहते और थक चूर के परेशान हो जाते। समझे? अब मैं पढ़ाता था, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, देखिए कितना क्लियर हो जाएगा। अरेंजमेंट डिपॉजिट विच आर पेड, ईएमडी, ठीक है। ईएमडी के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है जानते होंगे, हमारे यूट्यूब व्यूअर्स नहीं जानते होंगे। मैं बताता हूँ ईएमडी क्या होता है, ठीक है। टेंडर प्रोसीजर होता है ना, टेंडर प्रोसीजर, समझे? टेंडर प्रोसीजर में अगर हम किसी को सिक्योरिटी न जमा करें तो टेंडर फॉर्म तो हम बेचते हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपए की कीमत है, और 1000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, समझे? मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ टेंडर, समझे? 1 करोड़ का अगर टेंडर है तो अपन क्या करते हैं, 1% ईएमडी लेते हैं। 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए होगा, समझे? 1 लाख रुपए, और कब लेंगे? फॉर्म के साथ, टेंडर, फील्ड टेंडर फॉर्म के साथ, समझे? फील्ड टेंडर फॉर्म के साथ लेंगे। क्या लेंगे? 1 लाख रुपए का ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। काहे को लेंगे? इसलिए लेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास में 1 करोड़ का काम है। अब 1 करोड़ का काम है तो कोई आदमी अगर किसी का खेल बिगाड़ना चाहे कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे, और 3 जो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर है, एक ने मान लीजिए कि भरा है 99 लाख, एक ने भरा है 98 लाख, एक ने भरा है 97 लाख, तो 97 लाख जिसका सबसे लोवेस्ट है उसको काम मिल सकता है। पर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी आगे जो भर दे 1 लाख, समझे? 1 करोड़ का अगर कोई 1 लाख भर दे जान उसके विलिंगली, समझे कि नहीं? तो जाहिर सा बात है कि हम 97 लाख वाले को किसी भी कीमत पे काम नहीं दे पाएंगे, हमको 1 लाख वाले को देना पड़ेगा या 1 लाख वाले से बात करना पड़ेगा। और सवाल है कि 1 लाख वाला आपसे टेंडर भर करके फरार हो जाए, समझे कि नहीं? हमको सब रद्द करना पड़ेगा, टेंडर के पूरे प्रोसीजर को रद्द करना पड़ेगा। इस टेंडर प्रोसीजर को रद्द करने से बचाने के लिए, मतलब इस तरह का बोगस कॉन्ट्रैक्टर को घुसने से रोकने के लिए एक तरह का सिक्योरिटी होता है, उसको बोलते हैं ईएमडी। और ईएमडी वापस कर दिया था, ईएमडी इज क्वाइट रिफंडेबल, ये रिफंडेबल है, रिफंडेबल है, इसी वजह से डिपॉजिट में है, 8443 में, समझे कि नहीं? और इसी वजह से 8443 का 109 में न जाकर के, समझे, इसको लिया गया है 101 में, समझे, माइनर हेड में। यही वो मसला है और कुछ नहीं है। ईएमडी which are paid under the rules government by contractor or purchase of forest product direct into a treasury or sub treasury should be treated as revenue deposit. Revenue deposit 8443000101 and not as a forest remittances, समझे कि नहीं? या फॉरेस्ट डिपॉजिट मैंने 109 के तौर पे उसको लिया नहीं जाएगा। अभी क्लियर समझ में आ रही बात आप लोग को, हाँ या ना? बिल्कुल सर। समझ में आई ना बात? हाँ जी। चलिए नोट करते हैं, ईएमडी विच आर टेंडर्ड एज ऑक्शन, ठीक है? वही ऑक्शन टेंडर भी होता है तो ऑक्शन का भी टेंडर होता है ना। आप अपना कुछ नीलाम करेंगे उसके लिए भी टेंडर बोली होता है। टेंडर में लोवेस्ट वन होता है, यहाँ ऑक्शन में हाईएस्ट वन होता है। टेंडर का ये रिवर्स होता है, पर प्रक्रिया वही है। वहां भी ऑक्शन करवाने के समय भी ईएमडी रखा जाता है। मान लीजिए कि ऑक्शन में एक आदमी 1 रुपए की चीज को 10 रुपया बोल दे और जब लेने की बारी है वो फरार हो जाए, इसलिए पहले हम ईएमडी रखवा लेते। तो फरार कैसे होगा? 1 लाख रुपया मेरे पास में जब्त है, इसलिए तुम उठपटांग रेट मत बोलो ताकि बाकी खेल न बिगड़े, समझे? Held at outlying station and recovered by forest officer under the rules of government may be accounted for as the forest departmental account as a revenue deposit if this course is considered more convenient by government. सिंपल यही है कि आप जो भी ईएमडी लीजिएगा उसके फॉरेस्ट डिपॉजिट के तौर पर न करते हुए रेवेन्यू डिपॉजिट के तौर पर उसको अकाउंट पर कीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग आर्टिकल 256 अकाउंट टू बी केप्ट इन फॉरेस्ट ऑफिस, और कैशबुक यहाँ से चालू हो जाएगा। वैसे भी हमने आधे का ज्यादा आपको फॉरेस्ट अकाउंट्स में बताया है, उसके फॉर्म्स में FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7 and FA8. So this is the end of the today's video. Thank you for listening and watching my videos. Thank you YouTube viewers. Thank you for support. Thank you for your comments. Please share and subscribe my YouTube channel and YouTube videos if you like it most. Thank you very much.